हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सीए वीरेंद्र कुमार गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं IFRS 7 जो कि है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जितने भी नए वीडियो में डालता हूं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, स्टूडेंट्स, इसका बेनिफिट उठा सकें। स्टैंडर्ड्स ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों, IFRS जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसीलिए जो बोर्ड है उन्होंने इस पर एक स्टैंडर्ड नहीं दिया बल्कि 3 स्टैंडर्ड आए हुए हैं, जैसे कि IFRS 7 जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर पर है, IAS 32 जो कि फाइनेंशियल। Why there are 3 separate standard on financial instrument? Because financial instrument is a very complex product। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, तो इसीलिए ये जो यूजर्स हैं उनको अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी होती है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो इजीली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपनी एडवांटेज के लिए उन्हें यूज कर सकते हैं। इसीलिए इन यहाँ पर 3 स्टैंडर्ड बनाए गए हैं ताकि यूजर जो हैं उनको ज्यादा इजीली स्टेटमेंट समझ आए। और टू एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्लोजर, जो डिस्क्लोजर की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए ये अलग अलग 3 स्टैंडर्ड दिए गए हैं। IFRS 7 के ऊपर डिस्कशन करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझ लेते हैं, नहीं तो IFRS 7 समझने में हमें डिफिकल्टी होगी। सबसे पहला, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल एसेट एक तरह की एसेट है दैट इज कैश, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी, या एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट जिसमें हमें पैसा मिलने की संभावना है, या फिर फिक्स्ड एसेट, सॉरी फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी हम किसी और को एक्सचेंज कर सकते हैं विद फेवरेबल कंडीशन, जिसमें हमारे को फेवर होगा, जैसे डिपॉजिट्स, ट्रेड रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल, इन सभी में पैसा हमें मिलेगा तो ये हमारे फेवरेबल है, तो ये फाइनेंशियल एसेट कहलाती हैं। फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश और एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। फॉर एग्जांपल ट्रेड पेबल, लोन पेबल, इन कंडीशंस में पैसा हमारी पॉकेट से आउट होगा तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती हैं। FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रेहेंसिव इनकम, इनकम एंड इक्विटी स्टेटमेंट, और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। इक्विटी, शेयर होल्डर्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू बोथ, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन दोनों को राइज करता है। ए फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी, एक एंटिटी की वो फाइनेंशियल एसेट होगी यानी कि फेवरेबल, और दूसरी एंटिटी की या तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल इसके इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी स्वैप, परचेज रिटर्न ऑप्शन, कॉलर, क्रेडिट डेरिवेटिव, कैश और नेट शेयर सेटल पेबल डेरिवेटिव ऑन ओन शेयर। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक पार्टी की एसेट होगी, फाइनेंशियल एसेट, और दूसरी पार्टी की या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। IFRS 7 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर, क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रेस्क्राइब डिस्क्लोजर्स अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, और दूसरा नेचर ऑफ रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट, क्या क्या रिस्क होते हैं, किस टाइप के रिस्क होते हैं और उनको मैनेज कैसे किया जाता है। तो इन दोनों के बारे में डिस्क्लोजर को प्रिस्क्राइब करना ही IFRS 7 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। Note, if the entity financial instruments are material, significant and how they affect entity balance sheet, P&L और कैश फ्लो। तो ये डिस्क्लोजर इसीलिए दिए जाते हैं कि कोई भी जो मटेरियल चीजें हैं वो हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो को अफेक्ट करती हैं, तो उन्हें हमें जरूर डिस्क्लोज करना पड़ता है। नोट 2, एक्सटेंट ऑफ रिस्क अराइजिंग फ्रॉम एंटिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड हाउ दीज रिस्क आर मैनेज्ड। तो क्या क्या रिस्क एंटिटी को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से हैं और उनको मैनेज कैसे किया जाता है। सो हियर वी विल डिस्क्लोज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर रिस्क। जितने भी मेजर रिस्क होंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ वो सभी हम चाहे क्वालिटेटिव हो और क्वांटिटेटिव सभी को डिस्क्लोज करेंगे। IFRS 7 is applicable to all who has material financial instrument except out of scope item। तो out of scope item ये हैं सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी,
इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन, ये सभी आउट ऑफ स्कोप हैं, बाकी सभी एंटिटीज पर ये एप्लीकेबल होता है। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो कि पहला IFRS 7 जो पहले डिस्क्लोजर की तरफ हमें ले जाता है, वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट। उसमें क्या क्या दिखाना पड़ता है? कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, reclassification of FI, collaterals, allowances for credit losses, डिफॉल्ट, ब्रीचेस ऑफ लोन पेबल, कंपाउंड FI विद एम्बेडेड डेरिवेटिव। तो ये सभी हमें सिग्निफिकेंस दिखानी है फाइनेंशियल पोजीशन की, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या करना है? गेन लॉसेस फॉर ईच कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, फी इनकम, फी एक्सपेंस और इंपेयरमेंट लॉस। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अदर डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। क्राइटेरिया फॉर FVTPL डेजिग्नेशन की, क्या क्राइटेरिया है जिससे हम FVTPL डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करते हैं? ट्रेड डेट वर्सेस सेटलमेंट डेट, कब हमने उस ट्रेड को एंटर किया था और कौन सी उसकी सेटलमेंट डेट थी। फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, फेयर वैल्यू फॉर ईच क्लास ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो जितनी भी आपके पास फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्लास है, उन सभी की फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। हाउ फेयर वैल्यू वाज डिटरमाइंड, फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन की गई थी। और फेयर वैल्यू नॉट रिलायबली मेजरेबल, यदि फेयर वैल्यू जो है रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो उसे हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छे से डिस्क्राइब करके डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। हेज अकाउंटिंग, यदि हमने कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट हेज करा रखा है तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है हमारी। फ्यूचर जो कैश फ्लो है वो कैसे होंगे, जैसे अमाउंट, टाइमिंग, अनसर्टेनिटी, कितना अमाउंट फ्यूचर में मिलने वाला है, कब कब मिलने वाला है, 1 साल बाद कितना, 2 साल बाद कितना, 3 साल बाद कितना, और कितनी सर्टेनिटी या कितनी अनसर्टेनिटी है कि उसमें हमें कुछ लॉस हो सकता है। इफेक्ट ऑफ हेज अकाउंटिंग ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपने हेज कराया है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या इंपैक्ट होगा, वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। अब देखिए डिस्क्लोजर अबाउट द रिस्क, जो कि दूसरे टाइप के डिस्क्लोजर थे, एक तो था सिग्निफिकेंस और दूसरा था रिस्क। तो डिस्क्लोजर अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, IFRS 7 requires an entity to provide both qualitative and quantitative information to user of its financial statements in order to enable them to evaluate not only the nature but also the extent of risk relating to those instruments to which it is exposed at the reporting date। तो IFRS 7 जो कहता है कि यूजर्स को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि वो इससे अंदाजा लगा पाएं कि कितना एक्सपोजर है और कितना रिस्क है। ये जो डिस्क्लोजर हैं इसलिए रिलेट करते हैं जो रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से अराइज होते हैं और हाउ वो मैनेज किए जाते हैं, वो मैनेज कैसे किए जाते हैं। तो 3 टाइप के रिस्क हम डिस्कस करते हैं यहां पर। क्रेडिट रिस्क, इन द इवेंट दैट वन ऑफ द पार्टी इन्वॉल्व फेल टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन। तो मान लीजिए आपने किसी पार्टी को उधार बेचा और वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो इससे क्या होगा, हमारे को क्रेडिट रिस्क है, हमारा लॉस होगा, हमने जो पैसा यानी जो उधार बेचा था वो पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा। तो एक तरह से ये क्रेडिट रिस्क है। तो दोबारा से इसको पढ़ते हैं, ये जो है पैसा लेना यानी ट्रेड रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल, उससे लिंक करता है क्रेडिट रिस्क। In the event that one of the party involved fail to meet its obligation, resulting in a financial loss for the other, disclosure are required in relation to maximum amount of exposure, description and quality of the collateral and the quality of asset involved। तो ये सभी चीजें हमें क्रेडिट रिस्क की डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। अब दूसरा देखते हैं लिक्विडिटी रिस्क। ये लिक्विडिटी रिस्क है, ये हमारी पेबल क्षमता को देखता है कि हमने कितने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, कितने हमारे बैंक से लोन चल रहे हैं जो हमें फ्यूचर में पे करने हैं, और क्या हम अपनी लिक्विडिटी मेंटेन कर पाएंगे उन बैंक लोन और ट्रेड पेबल को पे करने के लिए। तो अब देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिक्विडिटी रिस्क इज द रिस्क दैट एन एंटिटी विल नॉट बी एबल टू मीट द ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल लायबिलिटीज।
Disclosure are required in relation to the maturity analysis of financial liabilities and the risk management approach. तो इसमें भी हमें ये शो करना पड़ता है कि 1 साल बाद हमें कितना पे करना है, 2 साल बाद, 5 साल बाद, और वो हम कैसे पे कर पाएंगे और कितना इसमें रिस्क है कि हम लिक्विडिटी मेंटेन ना कर पाएं। अब तीसरा रिस्क देखिए, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क वो होता है जो मार्केट में कुछ हो जिससे हमारी, जैसे इंटरेस्ट रेट में चेंज हो जाए या डॉलर के रेट में चेंज हो जाए, फॉरेक्स करेंसी के रेट में चेंज हो जाए, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसमें चेंज होने से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कितना रिस्क है। तो मार्केट रिस्क इज द पोटेंशियल फॉर एडवर्स चेंजेस इन द फेयर वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन मार्केट प्राइसेस। Disclosure are required in relation to entity level of exposure to each of the market risk, namely foreign exchange. तो ये तीसरा मार्केट रिस्क है जो मार्केट में प्राइजेस, इंटरेस्ट रेट, फॉरेक्स, कुछ भी जो चेंज हो जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिस्क हो, उसके बारे में दर्शाता है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स अबाउट। सबसे पहले क्रेडिट रिस्क, रिस्क ऑफ ए फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू काउंटर पार्टी फेलिंग टू डिस्चार्ज एन ऑब्लिगेशन, जो मैंने डिस्कस किया कि हमने किसी को माल बेचा उधार और वो हमारा पैसा देने में की क्षमता रखता है या नहीं, तो उस रिस्क को क्रेडिट रिस्क कहते हैं। लिक्विडिटी रिस्क, रिस्क ऑफ नॉट मीटिंग ऑब्लिगेशन फ्रॉम फाइनेंशियल लायबिलिटीज सेटल्ड विद कैश और फाइनेंशियल एसेट। फ्यूचर में हमें कुछ अपनी लायबिलिटी पे करनी है, तो क्या हम कैश या फाइनेंशियल एसेट से उसे पे कर पाएंगे या नहीं, तो उसका जो रिस्क है उसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। और मार्केट रिस्क, रिस्क दैट फेयर वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लो फ्लक्चुएट ड्यू टू मार्केट प्राइसेस। तो मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट करने से हमारे जो फेयर वैल्यू है वो कम हो जाती है और फ्यूचर कैश फ्लो है वो भी डाउन चले जाते हैं। तो वो 3 टाइप के हो सकते हैं, करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क या अदर प्राइस रिस्क। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले हम क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर की बात करते हैं। द एक्सपोजर टू रिस्क एंड हाउ दे अराइज, क्या क्या एक्सपोजर हैं जो रिस्क में हैं और वो कैसे अराइज होते हैं। ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एंड प्रोसेसेस फॉर मैनेजिंग द रिस्क, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या पॉलिसी हैं और प्रोसेस हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए, और कौन सी मेथड हम यूज कर रहे हैं और रिस्क को मैनेज करने के लिए। मतलब ये एक तरह से डिस्क्रिप्शन है, इसमें क्वांटिटेटिव नहीं देना, ये एक तरह से हम जो पॉलिसी लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं उस तरह से हमें इसे डिस्क्राइब करना है कि क्या क्या पॉलिसी है और उसे हमें सब डिस्क्राइब करना है डिटेल में। अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर। सबसे पहला क्रेडिट रिस्क, जैसा कि मैंने बताया क्रेडिट रिस्क होता है माल उधार बेचा, तो क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर, क्रेडिट क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोलेटरल हेड, हमने उधार माल बेचा तो क्या हमारे पास कोई कोलेटरल भी है या कोई और क्रेडिट एनहेंसमेंट है। अमाउंट अराइजिंग फ्रॉम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस, कितना हमारा लॉस हो सकता है, और क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की क्या क्या प्रैक्टिस है। तो एक एग्जांपल देखिए, क्वांटिटेटिव ऐसा दिखता है, कैटेगरी ऑफ कस्टमर, जैसे मैंने डोमेस्टिक का बनाया है, फॉरेन का भी अलग से बनेगा। मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल, करंट, ग्रेटर देन 30 डेज, ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 90 टोटल। जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रेट है वो करंट पर 0.6% है, जो ग्रेटर देन 30 डेज है उस पर 1%, ग्रेटर देन 60 है 6% और ग्रेटर देन 90 डेज 13%। इतने इतने एस्टिमेटेड टोटल कैरिंग अमाउंट है जिनसे हमें पैसा लेना है, और लाइफ टाइम जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है वो इतना इतना है, तो टोटल 35 मिलियन का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। तो एक तरह से हमने ये क्रेडिट रिस्क दिया है अपने ट्रेड रिसीवेबल पर, जो कि क्वांटिटेटिव है। अब देखिए लिक्विडिटी रिस्क, जो कि हमारे पेबल से रिलेटेड है। मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज विद रिमेनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटीज, हाउ द लिक्विडिटी रिस्क इज मैनेज्ड। तो देखिए बैंक लोन, ट्रेड पेबल, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज, 1 साल से कम में हमें इतना देना है, 1 से 2 साल में इतना, 2 साल से 5 में इतना, 5 साल से ज्यादा इतना, और इसको हम फ्यूचर में मैनेज कर पाएंगे या नहीं, वो हमें मेथड लिखनी पड़ेगी कि हाउ द लिक्विडिटी रिस्क इज मैनेज्ड। अब तीसरा देखिए मार्केट रिस्क, जो कि थर्ड पार्ट है क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर में। ये सबसे डिफिकल्ट रिस्क है क्योंकि इसमें हमारे पास कोई बेस डेटा नहीं होता। इसमें हमें सेंसिटिविटी की एनालिसिस करनी है कि मान लीजिए
हम डॉलर में डील करते हैं और डॉलर 1 रुपए से बढ़ जाता है तो उसका हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, या जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% बढ़ जाता है तो उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या फर्क पड़ता है। तो बेसिक सेंसिटिविटी एनालिसिस और वैल्यू एट रिस्क एनालिसिस, हाउ प्रॉफिट एंड लॉस एंड इक्विटी वुड हैव बीन अफेक्टेड बाय चेंज इन रेलेवेंट वेरिएबल। Second, value at risk analysis reflect interdependence between variables, for example FX rate with interest rate। तो इसमें क्या करना होता है कि हमें सेंसिटिविटी एनालिसिस करनी है कि 1 रुपया डॉलर का बढ़ा दें या 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें घटा दें कि उसमें जो चेंज होगा उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या इंपैक्ट है। तो वो सेंसिटिविटी एनालिसिस करके हमें यहां पर दिखाना पड़ता है। अब देखिए मैंने एक सैंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिए हैं कि ये कैसे दिखाए जाते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट कैरिड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट कैरिड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो कि डिस्क्लोजर थे, इन्वेस्टमेंट कैरिड एट अमोर्टाइज कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कैरिड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, द डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस इक्विटी एंड अदर इंस्ट्रूमेंट एट 31 मार्च 23 एंड 31 मार्च 22 आर एज फॉलोज। प्रेफरेंस शेयर, तो ये पूरा फेयर वैल्यू पर इन्होंने डिस्क्लोजर दिया हुआ है जो कि हमारा IFRS 7 के हिसाब से है। अब देखिए फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो पॉलिसी है वो भी यहां पे हमें शो करनी पड़ती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय कैटेगरी जो हमने बताया था कि ईच क्लास ऑफ एसेट हमें शो करना पड़ता है। तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रेफरेंस शेयर, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड, टारगेट मैच्योरिटी फंड यूनिट, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो सारी क्लास ऑफ एसेट हमें अलग अलग शो करनी पड़ती है कि इनकी आज की डेट में कॉस्ट क्या है अमोर्टाइज्ड, इनकी फेयर वैल्यू क्या है। तो सभी चीजें हमें यहां डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। अब देखिए जो हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे थे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, तो ये क्वालिटेटिव में जो पूरी पॉलिसी है वो हमें लिखनी पड़ती है और उनके इंपैक्ट क्या हैं वो भी हमें यहाँ टेबल में शो करने पड़ते हैं। जैसे द एनालिसिस ऑफ द फॉरेन करेंसी रिस्क फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटीज एज 31 मार्च 23 इज एज फॉलोज। नेट फाइनेंशियल एसेट डॉलर यूरो इतना इतना, नेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी इतना और नेट इतना। द एनालिसिस ऑफ द फॉरेन करेंसी रिस्क फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटीज लास्ट ईयर इतना है। तो देखिए फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का जो मार्केट रिस्क है वो इन्होंने यहाँ शो किया हुआ है। हम बाकी रिस्क भी देखते हैं। ये देखिए क्रेडिट रिस्क के बारे में भी इन्होंने पूरा शो किया हुआ है कि रेवेन्यू फ्रॉम टॉप 5 कस्टमर इतना है, रेवेन्यू फ्रॉम टॉप 5 कस्टमर इतना है और ये क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर है और ये इनकी पॉलिसी है। ऐसे ही लिक्विडिटी रिस्क के बारे में दिखाया गया है। लिक्विडिटी रिस्क इज डिफाइंड एज अ रिस्क दैट द कंपनी विल नॉट बी एबल टू सेटल और मीट इट्स ऑब्लिगेशन और टाइम। तो वो भी इन्होंने एज एट 31 मार्च 23 द कंपनी हैड ए वर्किंग कैपिटल ऑफ 24,640 करोड़ इंक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ 6,534 करोड़ एंड करंट इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,400 करोड़ एंड द कंपनी हैड ए वर्किंग कैपिटल ऑफ दिस एज एट 31 मार्च दिस अकॉर्डिंगली नो लिक्विडिटी रिस्क इज परसीव्ड। तो कंपनी ने शो किया है कि उनके पास इतनी लिक्विड एसेट है, इतनी इन्होंने लायबिलिटी पे करनी है, तो जो लिक्विड एसेट है वो लिक्विडेड लायबिलिटी से ज्यादा है, तो यहां पर कोई भी रिस्क नहीं है। इसी तरह हमें सारे रिस्क दिखाने पड़ते हैं, चाहे वो क्रेडिट रिस्क हो, मार्केट रिस्क हो या लिक्विडिटी रिस्क हो, वो सभी हमें यहाँ डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। यदि IFRS 7 पर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी शेयर करें। मैं और भी IFRS और IAS पर स्टैंडर्ड्स डालूंगा जिससे आपको बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच।